निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? लड़के व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। प्रार्थना समाज की मांग में लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि की मांग नहीं किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में किया गया था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना किए गए थे। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। इस समाज को प्रसिद्ध दिलाने का कार्य महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। प्रार्थना समाज में एकेश्वरवाद पर जोर एवं हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। इन्हें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति पाति का विरोध किया गया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया। महादेव गोविंद रानाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 1884 ईस्वी में पुणे में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? पारादीप बंदरगाह। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा? पारादीप बंदरगाह पर। अमेरिका से आया एक बहुत बड़ा कच्चा तेल मालवाहक पोत ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहला पोत लाया था। दूसरा पोत गुजरात के वडीनाड पोत पर कच्चा तेल लेकर आया था। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अमेरिका सबसे बड़ा तेल आयातक देश है तथा चीन दूसरा देश है। समुद्रिक जलमार्ग की दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीप तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश में 13 बड़े तथा 139 छोटे बंदरगाह स्थित हैं। कांडला वर्तमान में दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने? 14वें राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने? 14वें राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 ईस्वी से 25 जुलाई 2022 ईस्वी तक अभी तक रहा है। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। भारत के 15वें वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी है। इन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण किया है। देश की पहले आदिवासी राष्ट्रपति हुई है। ये संथाल जनजाति से आती है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 ईस्वी तक था। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित करें और सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2, सिंधु स्थल और स्थान। लोथल गुजरात। रोपड़ पंजाब। राखीगढ़ी हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान। लोथल गुजरात। रोपड़ पंजाब। राखीगढ़ी हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान। लोथल सिंधु स्थल एवं उनका खोज स्थान। लोथल 1955-62 गुजरात। रोपड़ 1953-56 पंजाब। राखीगढ़ी 1969 हरियाणा। कालीबंगा 1953 राजस्थान। लोथल भोगवा नदी पर गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर था। इसे हड़प्पा कालीन व्यापारिक राजधानी कहा जाता था। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है।
कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। संविधान, भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, और उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। भारत के संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका प्रस्तावना का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है वह हमारे संविधान के आधार स्तंभ हैं। उद्देशिका में जनता की भावनाएं तथा आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप से समाविष्ट हैं। संविधानविदों ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा के समान माना है। संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत के लोगों में निहित है। भारतीय राज्य को कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 ईस्वी है। इसमें वे उद्देश्य वर्णित हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, वह अनंत समय के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? वह अनंत समय के लिए किया जाता है। इसके अलावा पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नई तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। ये सब संदर्भ में है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी संदर्भ में नहीं है कि वह अनंत समय के लिए किया जाता है। चलिए इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। पेटेंट की अवधि 20 साल तक के लिए होती है, अनंत समय के लिए नहीं। अतः विकल्प सी वाला कथन सही नहीं है। भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क्स के नियंत्रक जनरल के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार काम करता है। पेटेंट एक अधिकार है। यह किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उनकी नकल नहीं तैयार कर सके। प्रत्येक देश में पेटेंट के लिए अलग से आवेदन देना होता है। भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 में बना और इसे 1972 में लागू प्रभावी किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। चलिए इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र 3 देशों तिब्बत यानी चीन, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। इसके दाईं ओर की सहायक नदियां सुवर्ण, श्री, संकोश, मानस, तिस्ता, पुथिमारी, भड़ेली आदि। इसके बाईं ओर की सहायक नदियों लोहित, दिबांग या सिकांग, बढ़ी, बूढ़ी, दिहिंग, धनसिरी एवं बराक आदि। लोहित एवं दिहांग नदियों के संगम पर बना भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में टंगपो कहते हैं।
जिसका अर्थ है शोधक। नामचा वड़वा पर्वत के निकट यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब असम घाटी में प्रवेश करती है तो यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में इसे जामुन के नाम से जमुना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? ताइवान। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? ताइवान। ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता है। ताइवान पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है और इसके आसपास के कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग बना है, जिसका मुख्यालय ताइवान द्वीप है। चीन से लगने वाले भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश निम्न हैं: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि। म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य निम्न हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आदि। भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य निम्न हैं: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम आदि। अंडमान और निकोबार थाईलैंड व इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? आंद्रे अजोबे। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? आंद्रे अजोबे। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक आंद्र अजोले 2017 ईस्वी से अभी तक फ्रांस देश के हैं। इरिना बोकोवा का कार्यकाल 2009 से 2017 ईस्वी तक बुल्गारिया देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसके सदस्य देश 193 हैं। यूनेस्को के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना, उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? प्रणब मुखर्जी। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? प्रणब मुखर्जी। द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। देश की राजनीति में प्रणब मुखर्जी एक जाने माने हस्ती हैं। वे कभी देश के वित्त मंत्री रहे तथा भारत के 13वें राष्ट्रपति भी बने। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल 2004 से 2014 ईस्वी संभाला है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं। वे एक शिक्षाविद तथा प्रमुख राजनेता थे। वाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिलेक्शंस ऑफ अ लाइफ मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथा है। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक रहा। इनकी पुस्तक का नाम मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस है। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 ही होता है, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। लोकतंत्र में तीनों कथनों को समावेश किया गया है। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। यह कथन अब्राहम लिंकन का है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। इसमें प्रतिनिधि वयस्क मतदाताओं द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्षता पूर्वक चुने जाते हैं। भारत के लोग नैतिकता, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और कर्म शक्ति को महत्व देते हैं और लोकतंत्र जिसे आधार प्रदान करता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होते हैं। इसमें सभी व्यक्तियों का मत बराबर होता है। 1947 से 2022 तक अनेक चुनाव आधार पर देखा जा सकता है कि सरकार हमेशा बदलती नहीं है, लेकिन बदलने की संभावना रहती है। सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं के रूप में। सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष में उसके विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़कर और मूल्य ह्रास को घटाकर जो आय बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी को देश की जनसंख्या से भाग देकर भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय को निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती है? उपर्युक्त सभी यूएसए डॉलर, जापानी एन, ब्रिटिश पाउंड, चीन युआन, यूरोपीय संघ यूरो। उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती है? उपर्युक्त सभी यूएसए डॉलर, जापानी एन, ब्रिटिश पाउंड, चीन युआन, यूरोपीय संघ यूरो। उपर्युक्त सभी यूएसए डॉलर, जापानी एन, ब्रिटिश पाउंड, युआन तथा यूरो से एसडीआर बास्केट बना है। विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। आईएमएफ शीर्ष कोटा धारक देश अमेरिका 17.46%, जापान 6.48% और चीन 6.41%, भारत 2.76%। भारत का 8वां स्थान है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? पश्चिमी घाटी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल है। ऐसा स्थान जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों की समृद्धता है लेकिन आवास विनाश का संकट बना हुआ है, तप्त स्थल हॉट स्पॉट एरिया कहलाता है। किसी क्षेत्र की हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। जातीय बहुतायता, वहाँ कम से कम 0.5% से 1500 स्थानीय संवहनी पौधे हो, 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हो। हॉट स्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ब्रिटिश 1988। भारत में 4 हॉट स्पॉट स्थित हैं। हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, शुंडा लैंड, पश्चिमी घाट। इसके अंतर्गत ताप्ती नदी के दक्षिण से पश्चिम तट के किनारे के साथ साथ अवस्थित पहाड़ी एवं उसके साथ लगे मैदान का क्षेत्र शामिल है। यह भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसे हॉट स्पॉट का दर्जा भी प्राप्त है। इसे स्थानिक रूप से सह्याद्री पर्वत चोटी भी कहा जाता है। यह मालाबार के मैदानी भाग और पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है।
यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण वर्षा वन तथा आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में बेसाल्ट एवं लेटराइट चट्टान पाए जाते हैं। केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। गंगा का मैदान, इसका विस्तार राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल तक है। यहाँ जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं फसलों की प्रचुरता पाई जाती है। इसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ मुख्यतः भारतीय गैंडा, घड़ियाल, ब्लैक बक, हाथी, कछुए एवं मछलियाँ आदि जंतुएं पाए जाते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बढ़ने के लिए आवश्यक है? विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बढ़ने के लिए आवश्यक है? विटामिन के। विटामिन के फिलोक्विनोन शरीर में चोट लगने पर रक्त की थक्का बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। इस कारण से इसको रक्त स्रावरोधी पदार्थ कहा जाता है। विटामिन के का स्रोत है हरी पत्तियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडों की जर्दी तथा पनीर। यह यकृत के प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। विटामिन ए रेटिनॉल अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है और वसा में घुलनशील होता है। जंतु के यकृत एवं आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं में यह संचित रहता है। हम इसको दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी, जिगर, मछलियों के तेल आदि से प्राप्त करते हैं। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रोक्लोरेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं। यह क्रिया सूर्य प्रकाश की परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से होती है। यह विटामिन मक्खन, जिगर, गुर्दों, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि से मिलता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर शराब, अस्कड़वी अस्थियों का कमजोर होना इत्यादि बीमारी होती है। इसका मुख्य स्रोत नींबू वंश का फल, टमाटर, आंवला, खट्टे पदार्थ इत्यादि। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? लोएस मृदा। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? लोएस मृदा। लोएस मृदा मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल एवं मिट्टी के महीन कणों के वृहद जमाव को कहा जाता है। इससे जो मैदान बनता है उसको लोएस का मैदान कहा जाता है। यह उपजाऊ होती है। दोमट मृदा से जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी मैदानों एवं भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये रेतीली से बजरी युक्त और लवणीय होती है। इसमें जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन का अभाव रहता है। इस मृदा को अच्छे तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई। केवल 1 एवं 2 सही है। केवल 1 एवं 2 सही है। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये सही है। और आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2 सही है। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और तक्षशिला के तत्कालीन राजा आम्भी ने उसका स्वागत किया था। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। वह विजय करना चाहता था। इसी विजय अभियान के क्रम में लगभग 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा से होते हुए भारत आया था।
झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। सिकंदर और पोरस के युद्ध को हाइडेस्पी का युद्ध कहते हैं। सिकंदर की सेना व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दी। उसकी सेना से भयभीत होकर तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसने सिकंदर का स्वागत करते हुए सहयोग प्रदान करने का वचन भी दे दिया। 323 BC में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता भारत इतिहासकार रामचंद्र गुहा हैं। डेविड ग्रासमैन इजराइल के लेखक हैं। उनको वर्ष 2017 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार उनकी उपन्यास ए हॉर्स वॉल्क्स इनटू वाई के लिए दिया गया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल का निधन 25 जुलाई 2017 को हुआ था। उनका जन्म 1926 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। कॉस्मिक रे यानी ब्रह्मांडीय विकिरणों पर इन्होंने विशेष अध्ययन किया, उसी के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी। वर्ष 2009 में ये यूनेस्को द्वारा कलिंग सम्मान प्रदान किया गया था। इसको विज्ञान संचार के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यशपाल ए लाइफ ऑन साइंस एक पुस्तक में उनकी जीवनी है। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? बिहू शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? बिहू। फिर रमन, संकीर्तन, योगा, ये सारे शामिल हैं। यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में बिहू, असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार को शामिल नहीं किया गया है। भारत मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH के रूप में माने जाने वाले गीत, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक परंपराओं, मंच कलाओं, रीति रिवाजों, भाषाओं, बोलियों, चित्रों और लेखनों का विश्व में सबसे बड़ा संग्रह वाला देश है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची 2008 में स्थापित की गई थी। भारत के कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर ICH तत्वों को वर्तमान में यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है। वैदिक जंप की परंपरा 2008, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर 2008, रमन धार्मिक त्यौहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर 2009, मदुएहू अनुष्ठान केरल के नृत्य नाटक 2010, कालेवेलिया लोकगीत और नृत्य राजस्थान 2010, छऊ नृत्य 2010, लद्दाख का बौद्ध जप 2012, संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल और मणिपुर का नृत्य 2013, जंडियाला गुरु के ठठेरे बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प 2014, योग 2016, नवरोज 2016। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? भगत सिंह द्वारा। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? भगत सिंह द्वारा। इसके बारे में और अधिक चर्चा करते हैं। मार्च 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना था। वर्ष 1928 को नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया था। नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल आदि नवयुवकों ने पंजाब में किया था। वीडी सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। ये नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल थे और राजद्रोह में दोषी पाए जाने के बाद सावरकर को 50 वर्षों का सजा हुआ था। जतीन दास भारतीय स्वतंत्रता के एक सिपाही, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में अपने प्राण त्याग दिए थे। अश्विनी कुमार दत्त
भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, समाज कार्यकर्ता और देशभक्त थे। एक अध्यापक के रूप में उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। पर्यटन का सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। पर्यटन का सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को पर्यटन का सतत विकास के रूप में मनाया था। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी के द्वारा। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी। किताब उल हिंद पुस्तक अल बरूनी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। अल बरूनी खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र का विद्वान था। अरबी से अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद एडवर्ड सी सचाऊ ने अल बरूनी इंडिया एंड अकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से किया था। इस पुस्तक में जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण को उद्धृत किया है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे, जिन्होंने अकबरनामा का आईने अकबरी पुस्तक की रचना किया था। अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया। इनमें अकबर के समय का आधिकारिक इतिहास है। दारा शिको शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद वे सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा शिको को हराकर जेल भेज दिया था। इसकी पहली पुस्तक शफीनात उल औलिया है। अन्य रचना शीर ए अकबर महान रहस्य था, जो उपनिषदों के 50 अध्यायों का अनुवाद था। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? इक्वाटास लघु वित्त बैंक को। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? इक्वाटास लघु वित्त बैंक को। फरवरी 2017 ईस्वी को इक्वाटास लघु वित्त बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? अंतरपीढ़ीय साम्य से। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? अंतरपीढ़ीय साम्य से। धारणीय विकास की संकल्पना अंतरपीढ़ीय साम्य की अवधारणा पर आधारित है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आश्रम आयु: ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष। आश्रम आयु: ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष। उत्तर: ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100। इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए धर्म, दर्शन शास्त्र, विद्या, कला, साहित्य, राजनीति, समाजशास्त्र इत्यादि में भारतीय संस्कृति के सच्चे स्वरूप को देखा जा सकता है। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था का विशेष महत्व है। आश्रम का शाब्दिक अर्थ जीवन यात्रा का प्रावश्य है। हिंदू समाज में जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से जीने हेतु समस्त जीवन को 100 वर्षों का मानते हुए जीवन के पड़ाव को 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 आश्रमों का उल्लेख पहली बार जवालोपनिषद में मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम: यह आश्रम व्यवस्था का प्रथम चरण है। ब्रह्मचर्य आश्रम में इंद्रिय निग्रह, व्यायाम, शिक्षाटन, गुरु सेवा, विद्या अध्ययन आवश्यक धर्म माने गए हैं। गृहस्थ आश्रम: इसमें विवाह, संतान उत्पत्ति, पंचमहायज्ञ आदि आवश्यक कर्म माने गए हैं। वानप्रस्थ आश्रम: गृहस्थ आश्रम की समाप्ति और 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसमें व्यक्ति को संयमित, त्यागमय, विरक्त एवं कठोर धर्मानुसार अनुशासन में बद्ध जीवन यापन करने का सुझाव शास्त्र देते हैं। इसका उम्र 50 वर्ष से 75 वर्ष तक रहता है। संन्यास आश्रम: जब व्यक्ति 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता था तब वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। इस काल में व्यक्ति पूर्णतः भौतिक संसार से दूर एवं जितेंद्रिय की स्थिति प्राप्त कर लेता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में भिक्षुक, यति, परिव्राजक आदि शब्द सन्यासी के लिए प्रयुक्त हुआ है।